अच्छा जी, इसके बाद ये नर्सिंग रिसर्च रीडिंग और क्रिटिक के इसके से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो इसमें हम देखेंगे। इस पे पूरी वीडियो बन चुकी है बेसिकली। अच्छा, इसमें जब आप पीपीटी देखेंगे ना तो इसमें पहले जो है ना ये क्रिटिक में पहले दो चीज़ें, एक जर्नल आर्टिकल का बताया हुआ है, एक प्रेजेंटेशन का और एक ओरल प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो एक वो पिक्चर प्रेजेंटेशन होती है कि मतलब जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहाँ पे अपना एक पोस्टर टाइप बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोग आके पढ़ते हैं ना, तो वो देखना है आपने। ठीक है, वो इग्नोर नहीं करना। ओरल प्रेजेंटेशन ये होता है कि आप एक रिसर्च अपना जो रिसर्च है वो 15-20 मिनट में एक एज अ प्रेजेंटेशन आप जो है कहीं प्रेजेंट करते हो बिफोर पब्लिकेशन। आपने ज़रूरी नहीं कि पब्लिश किया हो, ठीक है, वैसे ही जैसे नॉर्मली क्लास वगैरह में प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये जो है आपने वो इसके पहले है, वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन वो आपने देखना है। ठीक है, अब इसमें देखें रिसर्च जर्नल आर्टिकल जो होते हैं ना, इसमें बेसिकली जो आप वो जो आर्टिकल्स निकालते हैं बेसिकली रिसर्च करने के लिए जो आप आर्टिकल निकालते हो, ठीक है, वो रिसर्च जर्नल आर्टिकल होते हैं। वो पूरी रिसर्च नहीं होती बल्कि वो उस रिसर्च का एक कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। मतलब आपने उसको एक तोड़ मरोड़ के उससे जो एक्सप्लेनेशन है वो निकाल के जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उसमें ऐड की होती है। ठीक है, उसको जनरल आर्टिकल कहते हैं। जो जो 10 से 20 पेजेस का होता है, शॉर्ट रिपोर्ट होता है, इसको कहते हैं जनरल रिपोर्ट। फिर ये हम बेचते हैं जब हम पब्लिश करने के लिए रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो इससे पहले ये हम बेचते हैं। कुछ लोग इसको देखते हैं जिसको कहते हैं पेयर रिव्यूज़, और वो या तो इसको एक्सेप्ट करेंगे मतलब रिसर्च को आगे पब्लिश करेंगे, या फिर उसको रिजेक्ट करेंगे, या फिर ये बताएंगे कि इसमें आपने कौन सी चेंजेस करनी है। ठीक है, तो वो पेयर रिव्यू जो है ब्लाइंड, मतलब ये कि एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किसने चेक किया किसने नहीं चेक किया, वो बस अपना वो देते हैं। एक्सेप्टेंस रेट मेजर जनरल कैन बी लो इज 5%। वो जो हमने पहले बात की थी कि जो बिल्कुल टॉप के रिसर्चर जर्नल होते हैं जो रिसर्च को पब्लिश करते हैं, तो उसमें रिसर्च के पब्लिश होने का जो मतलब रेट है या जो चांस है वो 5% है। मतलब टॉप के जर्नल से रिसर्च पब्लिश होने के चांसेस सिर्फ 5% होते हैं। 95% चांस इस बात का है कि शायद आपका रिसर्च रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो है रिसर्च जर्नल आर्टिकल की थोड़ी सी बात की गई है। जब आप जर्नल आर्टिकल को देखते हो ना तो इसमें हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जो आपने ये याद रखना है, IMRAD। एमरेड का जो फॉर्मेट है ना, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये इसका पूछा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई रिसर्च लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, तो आप किन किन चीज़ों को फॉलो करोगे, किन किन टॉपिक्स को आप फॉलो करोगे। ठीक है, अब उसमें पहला होगा इंट्रोडक्शन। आई से इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आपने कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है वो अभी हम देखेंगे, मतलब वो टॉपिक्स ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। दूसरा, जब आपने इंट्रोडक्शन ले लिया जो कि 2 पेज का 3 पेज का हो सकता है, ठीक है, फिर आप मेथड पे आओगे कि आपने इस रिसर्च में कौन सा मेथड यूज़ किया है। ठीक है, फिर आप जो है वो रिजल्ट पे आओगे कि उस रिसर्च में उस मेथड के बाद, मेथड अप्लाई करने के बाद, डेटा लेने के बाद आपने जो तरीका यूज़ किया और उसका जो रिजल्ट आया वो फिर आप बताओगे। और लास्ट में डिस्कशन, मतलब आप आगे क्या लोगों को रिकमेंड करना चाहते हो, कौन सी चीज़ें आपके रिसर्च में नहीं थी, कौन सी थी, कितनी पॉपुलेशन थी, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने रिसर्च में डिस्कशन में बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका एमरेड का फॉर्मेट होता है जो आप एक आर्टिकल को लिखते हो। ठीक है, एमरेड इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, ए से कुछ खास आते, ए से एंड आएगा। ठीक है, डी से डिस्कशन। ये 4-5 चीज़ें जो है अपनी इसमें। अब देखिए पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइटल, टाइटल का जो है वो आप मेनली मतलब आपका रिसर्च जो है ना वो टाइटल से ही स्टार्ट होता है। और टाइटल में आपके अल्फाज 15 से कम होने चाहिए। वो दूसरी पीपीटी जो हम पढ़ रहे थे उसमें कहा था कि 12 अल्फाज होने चाहिए, बट लेस देन 15 होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर रिसर्च जो हमने पहले बात की कि दो तरह का है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। क्वालिटेटिव में हम फिनोमिना और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव में ये चीज़ जो है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये याद रखना है कि क्वांटिटेटिव में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं, स्पेशली उन्हीं चीज़ों को हम मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या होता है। डिपेंडेंट जो किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ की वजह से चेंज हो रही हो वो चीज़ डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो कि चेंज नहीं होती, जैसे कि जिसमें हमने एग्जांपल देखा था कि फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट को जैसे दर्द होता है ना, तो दर्द जो है वो क्या है, वो
अक्सर उसको कम करने के लिए म्यूजिक थेरेपी देते हैं, म्यूजिक सुनाते हैं, कुछ इस तरह का। तो म्यूजिक तो डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो तो चेंज नहीं होगा, म्यूजिक तो म्यूजिक है, लेकिन उसकी वजह से दर्द कम ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसी चीजों का रिलेशन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशन क्या है। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अभी फिलहाल छोड़ दो, इसके डेफिनेशन पे नहीं जाना। आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को हम किस रिसर्च में देखते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बताऊं एक और एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं ना कि सॉल्ट ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। अब सॉल्ट तो सॉल्ट है, वो तो इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसकी वजह से चेंज किस चीज़ में आ रही है, ब्लड प्रेशर में। तो ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का अपने फ़र्क याद रखना है। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो स्टडी तो एक ही, वो स्टडी तो करनी ही है, स्टडी तो है। उसकी वजह से आपका या तो रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। अगर आपने स्टडी नहीं की तो आपका रिजल्ट जैसे कि बुरा आएगा। ठीक है, तो और की तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मतलब स्टडी क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड है, मतलब रिजल्ट आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या मेरे पास एक बैठा हुआ है तो उसको मैं ये सुना रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, उसके बाद आप मतलब जो जब आपने वो लिख लिया, टाइटल पेज वगैरह लिख लिया ना, उसमें आपने अपना टाइटल लिख लिया, फिर आप आते हो एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट आपने बात याद रखनी है कि इसमें हम अपना जो है वो रिसर्च के मेन छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, आपने मेथड में क्या लिखा, आपने रिजल्ट में क्या लिखा, वो आप जैसे एक एक चीज़ 100 से 150 वर्ड के बीच में आप बताते हो। ठीक है, और कुल मिला के एब्स्ट्रैक्ट आपका 450 450 टू 500 वर्ड्स तक होता है। इसमें जो है उससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मतलब एक समरी होती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। ठीक है, एक दूसरी बात जो आपने इसमें लाजमी याद रखनी है वो ये है कि रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं, मतलब तकरीबन पहले पेज पर आता है टाइटल के बाद। ठीक है, लेकिन ये आप करोगे सबसे रिसर्च के सबसे लास्ट में करोगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास रिजल्ट होगा, आपने मेथड जो अप्लाई किया होगा वो होगा, आपके पास डिस्कशन होगा, तो आप एब्स्ट्रैक्ट लिख पाओगे। जब आपने ये सब किया ही नहीं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये लिखते तो पहले हैं, लेकिन मतलब रिसर्च में पुट करेंगे पहले, लेकिन ये जब हम ये निकालते हैं तो रिसर्च पूरा कंप्लीट होने के बाद निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होगा कि रिसर्च का क्वेश्चन यानी टॉपिक क्या था, रिसर्च का मेथड कौन सा था, रिसर्च का रिजल्ट क्या था, उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में बताते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में आते हैं, इंट्रोडक्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट के बाद लिखते हैं। उसमें आप अपना फिनोमेना, कंसेप्ट और स्टडी वेरिएबल के आप रिसर्च में जो है किन किन चीज़ों के ऊपर स्टडी करना चाहते हो, जैसे आपके देखना चाह रहे हैं कि सॉल्ट का ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असर है, तो सॉल्ट और ब्लड प्रेशर ये आपके वेरिएबल्स है। कॉन्सेप्ट क्या है, कम होता है, ज़्यादा होता है, फिनोमेना वगैरह। ठीक है, स्टडी का पर्पस, मकसद क्या है कि क्यों कर रहे हो आप ये स्टडी। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है कि भाई इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस के मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मेरा हाइपोथेसिस ये है कि सॉल्ट खाने से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो क्या ऐसा वाकई होता है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मैं ये रिसर्च करूँगा। फिर लिटरेचर रिव्यू उसी इंट्रोडक्शन में शामिल होता है, ये याद रखना कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है। तो लिटरेचर रिव्यू में हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक के पहले जो रिसर्चेज हो चुके हैं उन्होंने क्या रिजल्ट फाइंड किए या उनको क्या मिला। ठीक है, और उन्होंने जिन जिन चीज़ों के ऊपर उसमें रिसर्च नहीं की या उसमें जो कमियां थी, तो वो आप अपने रिसर्च में जो है वो बताओगे। ठीक है, इसी तरह कंसेप्चुअल, थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप उसमें किसी थ्योरी का हेल्प ले रहे हो, किसी कंसेप्ट का हेल्प ले रहे हो। ठीक है, वो आप बताओगे। सिग्निफिकेंस यानी आप ये स्टडी क्यों कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या होगा, फील्ड को, नर्सेस को, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आप उसमें पूरा बताओगे। फिर उसके बाद हम मेथडोलॉजी लिखते हैं। मेथडोलॉजी में क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करते हैं कि द रिसर्च डिज़ाइन, उसमें जो है क्वांटिटेटिव स्टडी की अगर हम बात करें ना, तो क्वांटिटेटिव में हम रिसर्च डिज़ाइन लिखते हैं, यानी कि ये कोहार्ट स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल है, ये है, वो है। ठीक है, फिर आपने सैम्पलिंग कैसे की, सैम्पल डिस्क्रिप्शन यानी कि आपने सैम्पल रैंडम की, नॉन रैंडम की। ठीक है,
कितने लोग लिए, सैंपल डिस्क्रिप्शन यानी कौन लोग थे, नर्सेस थे, डॉक्टर थे, पेशेंट्स थे, ठीक है, जो भी था। फिर मेथड ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन वेरिएबल एंड डेटा कलेक्शन इन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज। आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया, आपने जो है उसमें कोई अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन्स और डिफरेंट चीज़ें अगर यूज़ की है तो वो ठीक है। इसी तरह स्टडी प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट्स। आपने इस बात का ख्याल रखा था कि जो जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे थे उनको पता था, उनका आपने कंसेंट लिया था, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है। और रिसर्च आपने प्रूव करवाई थी, आपने जो है वो सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की थी, ठीक है। इस तरह एनालिटिकल प्रोसीजर एंड मेथड्स के उसका फिर रिजल्ट आप कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीज़ें मेथडोलॉजी में आएगी। तो ये आपने याद रखा। और ये जो हमने बात की ये बेसिकली क्वांटिटेटिव की बात की है। क्वालिटेटिव में जो है वो हम सैम्पलिंग और इन चीज़ों की तो बात करते नहीं है, क्योंकि उसमें हम एक्सपीरियंस समझते हैं, इन्फॉर्मेशन मतलब लेस इन्फॉर्मेशन ऑन सैम्पलिंग। इस तरह के सैम्पलिंग के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, मेथड के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करते, कोई फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट भी उसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, डेटा कलेक्शन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि भाई हमने डेटा लिया कैसे, हम गए वहाँ इंटरव्यू लिया, वहाँ पे जो है वो डिफरेंट काम किए जो जिस जिस तरीके से आपने लिया होगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कैसे लिखते हैं मेथडोलॉजी वो आपको पता हो। फिर उसके बाद रिजल्ट पे हम आते हैं। तो रिजल्ट में जो है आपने क्या क्या की फाइंडिंग्स आपके क्या है, डिटेल आपने लिखना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोवाइड बेसिक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर द वेरिएबल्स यूजिंग सैम्पल स्टेटिस्टिक्स। यानी कि क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स में वो अपना रिजल्ट शो करते हैं कि इतने लोगों में, इतने परसेंट लोगों में ब्लड प्रेशर हाई आया, इतने में कम आया, इतने बच्चे जो है वो अंडरवेट थे, इतने ओवरवेट थे, इतने एवरेज थे। तो उसमें ज़्यादातर हम जो एग्जांपल बताए हैं नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। स्टेटिस्टिकल और क्वालिटेटिव में तो हम मतलब वो थीम थीम जो आपने जितने लोगों से इंटरव्यू लिया, ठीक है, तो उसमें जो है वो कितना आपका रिजल्ट किस तरीके से मैच हो रहा था, ठीक है, लोगों के बीच में उनके बातें आपस में कैसे मैच हो रही थी, वो थीम्स क्या थी, वो कैटेगरीज क्या थी, वो आपने उसमें नोट करनी होती है। अच्छा, ये जो आपको बताया होता है ना, पी वैल्यू मीन्स देयर इज ओनली 5% चांस, ये 0.5 और ये आपसे पूछ सकते हैं। ये बेसिकली पी वैल्यू होती है। पी वैल्यू मतलब आपके रिजल्ट पर हम कितना यकीन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो वैल्यू हम मालूम करते हैं और वो 0.05 आ रही है, तो 0.05 का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट में 5% गलती की गुंजाइश है, ठीक है। 95% आपका रिजल्ट सही होगा। अगर इस तरह का आपका रिजल्ट आ रहा है, क्वांटिटेटिव की हम बात कर रहे हैं ना, तो मतलब आपका रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, लोगों के दूसरे लोगों पर उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी पी वैल्यू 5% से ज़्यादा आ रही है, यानी कि ये 0.5 जो है ये 0.10 आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी 15 10 इस तरह का जा रहा है। परसेंट में ले लो तो 15% आ गया, 10% आ गया, 20% आ गया, तो मतलब वो आपका गलती आपकी ज़्यादा है, एरर बयास ज़्यादा है ना। तो मतलब वो रिजल्ट फिर आप जो है वो जनरलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास गलती की गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक ही है, ठीक है। इसको पी वैल्यू कहते हैं, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी कि वही रिजल्ट में कितने आपके पास गुंजाइश है, ओके। तो ये पी वैल्यू कितनी होगी, 0.05, और इतनी एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा होगी तो नॉट नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, इसी तरह डिस्कशन डिस्कशन में हम लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, जो किसी चीज़ का एक खुलासा लिखते हैं कि भाई इसमें हमने रिजल्ट जो निकाले तो वो कैसे आए हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई आया या कम आया तो क्यों आया, ठीक है। आपके पास एविडेंस क्या है, फिर इन चीज़ों को रिजल्ट को आप प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई बंदा इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उनको किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, स्टडी लिमिटेशन कि आपने किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं की है, आगे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिस्कशन में बताते हो। रेफरेंस में जिन जिन चीज़ों से आपने हेल्प ली है, जिन जिन चीज़ों से को आपने कॉपी किया है, वो आप जो है क्या करोगे, वो आप उसमें रेफरेंस लिस्ट में शामिल करोगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसमें है क्रिटिकिंग रिसर्च। क्रिटिक का तो खैर आपको पता है कि किसी चीज़ को जज करना, किसी के ऊपर तनकीद करना। अब वो तनकीद इसलिए नहीं करते ताकि क्योंकि आपने रिसर्च को गलत
साबित करना है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रिसर्च में कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको पब्लिश करवाने से पहले हम उसको देखते हैं कि वो गलतियाँ तो या तो हम निकाल सकें या फिर उसको ठीक कर सकें, ठीक है। तो ये जो है रिसर्च क्रिटिक इस चीज़ को कहते हैं कि ये जो समरी होती है, साइनॉप्सिस होता है, उसको आप देखो, उसको इवॉल्वेट करो, उसको देखें कि भाई उसमें गलती कहाँ पे है या उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए, कौन सी चीज़ें बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, ठीक है। तो वही एंड विद समरी ऑफ द स्टडी मेरिट, मेरिट जो वही होता है ना कि कौन सी चीज़ कितनी बेहतर है, तो उसमें आप उसको देखोगे। अब इसमें पेयर रिव्यूअर होते हैं, पेयर रिव्यूअर यानी कि कुछ लोग होते हैं वो जो है आपके जर्नल, आपके आर्टिकल को देखते हैं, उसके स्ट्रेंथ्स और उसके वीकनेसेस, उसमें जो जो चीज़ें अच्छी हैं, जो जो चीज़ें खराब है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सब्सटेंसिव वाज द रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग, पहली चीज़ जो देखेंगे वो क्या होगा कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, क्या वो नर्सिंग के लिए अच्छा टॉपिक है या वो उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। अगर है और उसके कोई कंट्रीब्यूशन बन सकते हैं तो वो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल यानी कौन से आपने उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी थ्योरी यूज़ की है, ठीक है। आपने जो है मेथड कौन सा यूज़ किया है, सैम्पलिंग कैसे की है, फाइंडिंग जो रिजल्ट आए वो कैसे थे, ठीक है। फिर वो उसका जो है वो डेटा को देखते हैं और उसका जिस तरीके से उसका रिजल्ट आया है तो क्या वो इस तरह ही होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं। और फिर उसमें स्टडी जो प्रोटेक्टेड या पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके आपने राइट्स का ख्याल रखा, क्या आपने उसको ग्रामेटिकली सही लिखा है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, वो जो पूरा फॉर्मेट हमने पढ़ा। अगर ये सब हो तो फिर हम अपने जो है वो रिसर्च को आगे लेके जाते हैं, मतलब फिर वो अच्छा इसमें हम यस नो करेंगे ना, जैसे आपका रिसर्च टॉपिक ठीक है, यस, आपके आपने थ्योरी ली थी, यस, आपने जो है वो मतलब डेटा सही लिया तो यस। अगर जितने यस आएंगे तो उतना आपका रिसर्च स्ट्रांग होता जाएगा, जितने नो आएंगे उतना आपका रिसर्च वीक होता जाएगा। अगर नो के मुकाबले में यस ज़्यादा है तो मतलब आपका रिसर्च अच्छा है, अगर नो ज़्यादा आएंगे तो आपका रिसर्च ख़राब है, ठीक है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि आपने उसमें इस फॉर्मेट को, एमरेट फॉर्मेट को फॉलो किया, वो जो पहले बात की थी। यस, मोर यस आंसर जनरली रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गर हाई क्वालिटी स्टडी, ठीक है। यस आएगा ज़्यादा तो मतलब आपकी स्टडी की क्वालिटी अच्छी है, नो आएगा तो ख़राब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रपोजल राइटिंग। और प्रपोजल राइटिंग में यहाँ पे मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है, इसको हम डायरेक्टली पीपीटी से पढ़ते हैं। और पीपीटी इसकी यही है, हाँ, तो इसकी पीपीटी को ऑन करते हैं, पीपीटी से पढ़ते हैं। ये रेहान साहब की पिक्चर इसमें आई है, इसने लास्ट टाइम पे पीपीटी सारी चेंज की है, अल्लाह इसको हिदायत दे। ओके, प्रपोजल राइटिंग में जो है ये बताते हैं कि प्रपोजल होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कहीं पे रिश्ता लेके जाते हैं ना, तो वो प्रपोजल होते हैं फॉर एग्जांपल। तो यही होते हैं कि भाई आप जो है बताते हैं कि हम जो है आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसको जो है खुश रखेंगे, उसको इतना बड़ा घर देंगे, ये करेंगे। बाद में वो आप करते हैं या नहीं करते हो बात की बात है। बट रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये होता है कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है, तो रिसर्च करने से पहले आपने अपने लिए कोई प्लान बनाया होगा और उसको रिटन फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। तो रिसर्च करवाने से पहले आप ये बताओगे कि मैं रिसर्च किस पर करूँगा, किस तरीके को मतलब यूज़ करूँगा, मेथड क्या होगा, मैं उसका जो है लोकेशन सेंटर क्या होगा, जहाँ पे करूँगा, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ठीक है, ये कम्युनिटी है, कौन सी जगह है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो उसमें बताते हो। तो इस ये आपके सुपरवाइज़र के लिए, एथिकल कमेटी और इस सारी चीज़ों के लिए एक एक रोड मैप होता है जिसके ऊपर आप जाते हो। अच्छा, रिसर्च में आप प्रपोजल में आप टाइटल लिखते हो मैक्सिमम 12 वर्ड, जो बात की, ठीक है। और इसी तरीके से आप ऑथर नेम लिखते हो, एफिलिएशन यानी जो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ठीक है, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी जहाँ आप सबमिट करोगे वो डॉक्यूमेंट आपने उस पर डेट लिखना है, ठीक है। अच्छा, समरी में हम वो एब्स्ट्रैक्ट और समरी के लास्ट में बात की ना कि वो क्या है, देखो 500 वर्ड की समरी होनी चाहिए, क्लियरली स्टेट। उसमें आप क्या बताओगे कि स्टडी का मकसद क्या है, कितने टाइम में होगी, उसका कॉस्ट बजट वगैरह क्या होगा, उसके क्वेश्चंस टॉपिक क्या होगा, ये सारी चीज़ आप उसमें बताते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी हमने वो पहले वाली बात की, वही चीज़ है, वही, इसमें कोई नहीं है कि इंट्रोडक्शन में आप
प्रपोजल किस बारे में है, रिसर्च का टॉपिक क्या है, थ्योरी क्या है, ठीक है, रिसर्च का प्रॉब्लम यानी कि वही टॉपिक और किन चीज़ों के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग गैप, ठीक है, या फिर उस गैप को आप कैसे फिल करोगे, किस सवाल को कैसे, हाइपोथेसिस जो है उसको कैसे शो करोगे, ये सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं। उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बात की कि इस लास्ट में इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। ब्रॉड क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो कि बहुत बड़ा हो जिसके ऊपर रिसर्च आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है, तो वो नहीं, बल्कि ऐसा कोई रिसर्च जो कि एक 1 सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट हो जाए, 4-5 महीने 6 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट हो सकता हो, ठीक है। इस तरह के हमने करने हैं। रिसर्च क्वेश्चन वही होता है कि स्पेसिफाई व्हाट यू नीड टू आंसर, यानी जो आपका क्वेश्चन होगा, जिस चीज़ का आप जवाब ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, वो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आपका मेन टॉपिक कह सकते हो, ठीक है। हाइपोथेसिस वो जो आपका है कि भाई जैसे कि हमने वो पहले बात की कि सॉल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये बात मैं प्रूव करूंगा अपने रिसर्च में, ठीक है। तो हाइपोथेसिस यानी जो आप बात कर रहे हो वो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। हाइपोथेसिस फिर दो तरह का, एक नल होता है, एक अल्टरनेटिव होता है, खैर लेकिन उसमें ये नहीं बताया हुआ, तो आप ये सब हाइपोथेसिस याद रखो, ठीक है। इसमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं इस तरीके से। सिग्निफिकेंस की हमने बात की कि स्टडी जो है वो ज़रूरत क्या है, क्यों कर रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है, उसके फील्ड को फ़ायदा क्या है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है। लिटरेचर रिव्यू में हमने पढ़ा पहले कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर जिन जिन लोगों ने पहले रिसर्च किया है, ठीक है, तो उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने किन चीज़ों के ऊपर नहीं किया, गैप उसमें क्या है, किन चीज़ों को आपने पढ़ना है, देखना है, ठीक है, वो लिटरेचर रिव्यू में होता है। रिसर्च मेथडोलॉजी में वो जो पहले बात की कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, सेटिंग यानी कहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो, आपका सैंपल क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, फिर उसको एनालाइज कैसे करोगे, ठीक है। ये वही बताया हुआ है। खैर जो जो चीज़ें इसमें एक वो था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, सैंपल और पॉपुलेशन की तो पहले ही बात की है, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक और क्लस्टर और कोटा और वो वही बताया हुआ है। इसमें था नहीं, इसमें नहीं था, आगे हाँ ये है डेटा एनालिसिस, ये है ना, ये चीज़ याद रखनी है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने वो किया, डेटा लिया पूरा, ठीक है, तो अब आप उसको एनालाइज कैसे करोगे। अब ये पेपर पेज वगैरह लेके आप मैथ नहीं करोगे कि भाई इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, ये चीज़ें हम नहीं करते। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिव में अलग यूज़ होते हैं, क्वालिटेटिव में अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसमें एक क्वालिटेटिव डेटाबेस डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना, वही जो स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है इसमें, तो क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, IBM SPSS, ये SPPS लिखा है बट इट इज़ SPSS स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आर एनवायरनमेंट एन एमोस, ठीक है, ये कुछ 3-4 वेबसाइट जो बताए हुए हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए एक ही वेबसाइट जो इसमें बताया हुआ है वो है नीवो, ठीक है। नीवो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये आपने जो है याद रखना है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ये टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन में आप ये बताते हो कि इससे मुश्किल है कोई एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन आसान है कि भाई आपने 6 महीने का टाइम लिया, तो उन 6 महीने में आपने जो है किस टाइम क्या क्या करना है, तो वो आपका टाइमलाइन होता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट के आपको जो जो चीज़ें चाहिए अपने रिसर्च में, तो आपको जाहिर है पहले ह्यूमन इंसान चाहिए, फिर आपको रिसोर्सेज चाहिए, फिर आपको जो है वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है, ये आपके रिसोर्सेज हो हैं। बजट चाहिए, बजट में आप जो काम करोगे, पैसा पैसा ज़रूरी है। और इसी तरह एथिकल कंसिडरेशन, जो आप रिसर्च करोगे तो जाहिर है वो अप्रूव होना चाहिए, जिन लोगों के ऊपर आप करोगे उनको पता होना चाहिए, उनको कोई नुकसान ना हो, उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें होती है। एक लास्ट जो इसका टॉपिक होगा या इसमें जो एक पीपीटी रहती है, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इससे 2 MCQs आएंगे या 3 आएंगे, बस 2 ही आएंगे मेरे ख्याल से। इसमें तो एक नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन है ना, नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन क्या, जैसे इतना सब कुछ पढ़ ले और हमें नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन ही नहीं पता हो, तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा।
तो नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन ये है कि अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी दैट यूजेस रिगरस गाइडलाइन टू प्रोड्यूस अनबायस्ड ट्रस्टवर्दी आंसर्स टू क्वेश्चन अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं, किसी चीज़ को मालूम करते हैं, ठीक है? लेकिन उसको मालूम करने के लिए हम कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फ़ॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि खुद से वही कुछ कर लिया, ठीक है? और वो गाइडलाइन क्या होते हैं? गाइडलाइन मतलब जो हमने जितने पढ़े कि भई मेथड और ये और वो, ठीक है? ताकि हम अनबायस्ड चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। एक ऐसा रिज़ल्ट लें जिसमें कोई गलती ना हो, उसके ऊपर यकीन किया जा सकता हो और जो चीज़ नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ होती है वो उसी रिसर्च से आई हो, ठीक है? तो ये नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में यही होता है कि आपने जो रिसर्चेज़ नर्सिंग में जितने भी किए, ठीक है? उसको उन्हीं रिसर्च को आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ करें, ठीक है? मतलब आपने क्या किया, आपने जो रिसर्च किया और उसका जो रिज़ल्ट आया, वो आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ करें और उससे नर्सिंग फ़ील्ड को बेहतर बनाएँ। तो आप जो भी नर्सिंग में काम करोगे, जो भी एक्टिविटी करोगे, जो भी आपके प्रैक्टिस होंगे, तो वो मतलब खुद से ना हो, वो रिसर्च बेस हो, एविडेंस बेस हो, ठीक है? ताकि उससे फ़ायदा हो। फिर एविडेंस बेस में ये 3 चीज़ें आती हैं कि मतलब सबसे पहले तो आप एक ट्रायड होता है ना कि बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस, जो भी आप काम करोगे तो आपके पास उसका साइंटिफिक एविडेंस हो, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास हो, जितना आप एक्सपर्ट होंगे, ठीक है? तो आप अच्छा काम करोगे और तीसरा ये कि पेशेंट आपसे सैटिस्फाई हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करते हैं आपके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को बहुत बेहतर बनाते हैं या फिर आप कह सकते हो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाते हैं। फिर इम्पोर्टेंस यही बताया कि इसमें जो है आप अकाउंटेबल होते हैं, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती है, आपसे आपकी प्रैक्टिस से जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है? आपसे पेशेंट्स खुश होते हैं, आपके पेशेंट को पता होता है कि भई ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। ये जो लोवा मॉडल बताया गया है, इसमें ये है कि भई आपने एक एज़ अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस काम कैसे करना है। पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपने लिए एक टॉपिक चूज़ करेंगे, फिर उनका एक टीम बनाएँगे, फिर एविडेंस निकालेंगे, एविडेंस को फिर ग्रेड करेंगे यानी कौन सी चीज़ कितनी सही है, फिर उसको अपने प्रैक्टिस में लाओगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और लास्ट में देखोगे कि उसका नतीजा क्या आ रहा है। या आप देख रहे हैं कि हैंड हाइजीन का आपने टॉपिक ले लिया, ठीक है? उसके ऊपर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं या उसको अपने प्रैक्टिस में शामिल करना चाह रहे हैं, तो आपने कोई 5 नर्स ले लिए और उसके मुताबिक जो है आपने क्या किया, कोई आर्टिकल निकाले हैंड हाइजीन के हिसाब से, ठीक है? फिर उनके एविडेंस को और उनके रिजल्ट्स को आपने ग्रेड किया, यानी देखा कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। आपने उसका एक स्टैंडर्ड देखा कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम मरीज़ के पास जाने से पहले, उसके बाद और ये जो है हैंड हाइजीन करेंगे, अपने प्रैक्टिस में इसको शामिल करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि उसमें हमारे उसके बाद हमारी प्रैक्टिस में उससे कितनी बेहतरी आ रही है, ठीक है? तो ये नर्सिंग प्रैक्टिस लोवा मॉडल। So that's all about नर्सिंग रिसर्च। आई होप यू गॉट इट। बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है, लेकिन जो जो हमने नहीं की है वो ये मतलब नहीं है इसके आप उसको छोड़ दो। बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो छोटे छोटे से टॉपिक्स है जिसमें कुछ वैल्यूज़ है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलाइजेबिलिटी और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने नहीं भूलना, बल्कि मैं उनका आपको एक लिस्ट बता देता हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ नाम जो कि बेसिकली आपने देखनी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है जो कोटा सैम्पलिंग और उसकी हमने बात की ना पहले, तो वो सही है। ओरल प्रेजेंटेशन हो गया, पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया, आर्टिकल में जो है कौन सा मेथड यूज़ होता है उसके टॉपिक्स लिखने के लिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च का जो है वो डेफिनेशन हो गई, उसकी मेथडोलॉजी हो गई, क्रिटिक की डेफिनेशन हो गई, ठीक है? इसी तरह उसका पर्पस हो गया, क्रिटिक क्यों करते हैं, क्रिटिक के एग्जांपल्स क्या है, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च के चैलेंजेस क्या होते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बायसनेस क्या है, रैंडम बायस क्या है, रिसर्च कंट्रोल क्या है। तो ये इसकी सारी हेडिंग्स आपने देखनी है, ठीक है? आई होप यू गॉट इट एंड दैट्स ऑल फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।